समीक्षा की जरूरत नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे के वैसे रखो। बल्कि अगर आप कहोगे उनको कि क्या भाई ये बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान की पूजा करे, आप चाहते हो पूजा करे, अच्छा पूजा करते हैं, लागू करो, नहीं लागू नहीं करेंगे। पूजा करने के लिए कहोगे तो पूजा करेंगे। इसकी पूजा, अगर इसको मंदिर में रख कर की पूजा चाहते हो, पूजा करेंगे। इसको लागू नहीं करेंगे, पूजा करेंगे। क्या मतलब है वे? पूजा करेंगे लागू नहीं करेंगे, क्या मतलब है? कोई मतलब है पूजा करने का? तो ये जो सिचुएशन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, एलपीजी से क्या होगा कि संविधान में जो अधिकार होते हैं वो सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। संवैधानिक अधिकार केवल मात्र अधिकार नहीं होते, वो सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकंड इंडिया एक्ट के आधार पर रिजर्वेशन 8% लागू किया। 42 में लागू किया तो 46 में के.आर. नारायणन आईएफएस बने। 42 में लागू किया तो के.आर. नारायणन 46 में आईएफएस बने तो राष्ट्रपति बने। ये है, अगर आप सही समझना चाहते हो ये लिंक करके आप बातों को समझ सकते हो। यानी संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं होते, बल्कि वो सत्ता और शक्ति के स्रोत होते हैं, जहां से सत्ता और शक्ति का उगम होता है, प्रारंभ होता है। मगर इसकी एक कमी है, वो वहां जो उगम का स्रोत है वो लेना पड़ता है। संविधान आपके घर में आकर देता नहीं है, लेना पड़ता है। तो लेने का जो काम है वो लेने लायक लोग करते हैं। तो आज हमारे अंदर जो लेने लायक लोग पैदा हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से लेने लायक लोग खत्म हो जाएंगे। 2020 तक लेने लायक लोग खत्म हो जाएंगे। जब संवैधानिक अधिकार लेने लायक लोग खत्म हो जाएंगे तो संविधान में अधिकार बने रहेंगे, मगर वो लेने लायक कोई रहेगा नहीं, लेने लायक कोई नहीं रहेगा। तो उसमें लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि राइट टू लिव इज अ फंडामेंटल राइट। क्या लिखा हुआ है? जीने का अधिकार मूलभूत अधिकार है। किसको बताएंगे? जो भूखमरी से मर रहा है। भाई क्यों मर रहा है यार? तो ये राइट टू लिव संविधान में जीने का मूलभूत अधिकार है, तो क्यों मर रहा भाई? तो क्या मतलब है उसके लिए राइट टू लिव? उसके लिए कोई मतलब है उसमें, मगर उसके लिए कोई मतलब है? उसके लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसा है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे देश में कोई अनाज की कमी है। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, बिजली आ गई, पानी आ गया, डैम आ गया, रासायनिक खाद आ गया, 1 क्विंटल गेहूं के बजाय साला 20 क्विंटल चावल और गेहूं पैदा होना शुरू हो गया। इतना हो गया कि जब मैं हरियाणा और पंजाब में जाता हूं तो वहां के किसान सड़क पर गेहूं रखते हैं। बहल साहब के गांव की तरफ गया तो वो लुधियाना के सड़क पर उधर ही वो गेहूं उन्होंने, पैडी उन्होंने सड़क पर ही रखा। मैंने पूछा क्यों? वो सरकार खरीद नहीं रही है, हमारे घर में जगह नहीं है, हमारे घर में जगह नहीं है और सरकार खरीद नहीं रही है, तो सड़क पर रखने के अलावा हमारे पास में कोई विकल्प है नहीं। अनाज जो है इतना ज्यादा पैदा हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, विदेश में भेजा जा रहा है, मगर भारत में 20 करोड़ 85 लाख लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिए गए हैं। उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है और गवर्नमेंट ने एक किस्म की इमरजेंसी लागू रखी है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई प्रिंट मीडिया इसकी खबरें अखबार में बिल्कुल ना छापे। अगर छापेंगे देशद्रोही के तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा, उनका बंदोबस्त किया जाएगा। दुनिया वालों को मालूम नहीं होना चाहिए, दुनिया वालों को मालूम नहीं होना चाहिए कि भारत में भूखमरी चल रही है। हमारे विदेश के प्रतिनिधि यहाँ है, उनको लिए एक खास उदाहरण बताता हूँ। देखो भारत सरकार, हमारे जो सरकार के वो चलाने वाले लोग कैसे इथोपिया में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। भारत सरकार ने निर्णय लिया 20
लाख टन अनाज मुफ्त में इथोपिया को दिया जा रहा है। तो दुनिया वालों ने, साला भारत कितना महान देश है कि दुनिया की प्रजा मरनी नहीं चाहिए, इसके लिए 20 लाख टन अनाज मुफ्त। अरे तो इधर 20 करोड़ 85 लाख लोग भूखमरी से मर रहे हैं। तो दुनिया वालों क्या लगता है, कुछ भी बता रहा है मेशराम ये। भारत इथोपिया के लोगों को मरने नहीं दिया जा रहा है, तो भारत के लोगों को कैसे मरने देगा? ये जो इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म है, इंफॉर्मेशन पर उन्होंने जो कब्जा कर रखा है, कौन सी सूचना दुनिया को दिया जाए, कौन सी सूचना दुनिया को ना दी जाए। ये जो आज सिचुएशन है, ये है संविधान में लिखा हुआ जो है वो खत्म करने की, संविधान को हाथ लगाने की, जलाने की, पुराने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं रति भाई का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उदाहरण देकर मेरी बात को और ज्यादा मजबूत किया कि वो एलपीजी वाले उद्योगपति को भी नहीं छोड़ रहे, केवल शेड्यूल कास्ट है इसलिए, केवल शेड्यूल ट्राइब है इसलिए। आईपीसीएल में अंबानी ने टेक ओवर किया, चुन चुन कर हमारे एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आईपीसीएल से उन्होंने निकाल दिया। ये हमारे सामने उदाहरण है। क्योंकि वहां हमारे बामसेव के कार्यकर्ता 2-3 काम करते थे, वो भी सड़क पर आ गए। भाई पटेल वटेल इधर है क्या? पटेल को है भगा दिया, पटेल होगा इधर, वो भी सड़क पर आ गया। हम उनको कहते थे पटेल को, अरे ये होने वाला है, जरा देखो भाई होने वाला है, नहीं मानते थे। अब वो सड़क पर आ गए, उनको पक्का पता चल गया, मालूम हो गया पूरा। ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, ये एक भयानक एक कार्यक्रम है 2020 तक का, भारत को महान बनाने का। ये भारत को महान बनाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया 2020 तक। जब वो भारत महान बनेगा तो आप लोग लहान हो जाओगे। भारत महान हो जाएगा, आप लहान हो जाओगे, यानी भारत महान हो जाएगा, आप छोटा हो जाओगे। भारत महान हो जाएगा, आप छोटा हो जाओगे, ऐसा कार्यक्रम है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये 14 साल हो गए एलपीजी का कार्यक्रम लागू होके। तो 14 साल ने बिलो पावर्टी लाइन को भूखमरी के लाइन पर खसका दिया। अर्थशास्त्री लालीवाला जी यहाँ है। भूखमरी लाइन एक बात है, बीपीएल लाइन एक बात है। बीपीएल लाइन भूखमरी लाइन के ऊपर है, ए बीपीएल लाइन है, ए भूखमरी लाइन उसके नीचे है। तो हमारे लोग बीपीएल लाइन पर थे तो नीचे खिसक गए, भूखमरी लाइन पर, ऊपर नहीं गए। ख्याल रखना, ए शब्द भी जो है, और ये वो लोग भूखमरी शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो क्या करते? कुपोषण। वो क्या शब्द प्रयोग करते? कुपोषण। तो हमारे पढ़े लिखे लोग क्या सोचते? कुपोषण, अच्छा कोई बीमारी रही होगी, कोई बीमारी रही होगी, छोड़ो। मतलब हमारे लोग अखबार पढ़े, कुपोषण, अच्छा कोई बीमारी रही होगी, छोड़ दिया। कुपोषण, जो रूलर है वो कितना बदमाश है। भूखमरी शब्द इस्तेमाल करने से सबको पता चल जाएगा, गधे को, अक्लमंद को, दोनों को पता चलेगा। तो वो 2 शब्द इस्तेमाल करता है, कौन सा? कुपोषण। अनपढ़ को पता चलने का सवाल नहीं, पढ़े लिखा आदमी बोल अरे कोई बीमारी रही होगी, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, बीमारी से मर गया, चलो छोड़ो, पता ही नहीं चलने देते। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आधार पर हमारे देश में बनी हुई है। और इससे सबसे ज्यादा भयानक, आज के तारीख में सबसे ज्यादा भयानक, एलपीजी से भी भयानक, वो क्या है? एलपीजी से भी भयानक है आज के तारीख में जो भारत, हमारे देश में जो चल रहा है, वो है बाइपोलर सिस्टम। आज के तारीख में हमारे देश में उन्होंने प्लान बनाकर बाइपोलर सिस्टम डेवलप किया। द्विदलीय शासन प्रणाली, एक बीजेपी गठबंधन होगा, एक कांग्रेस गठबंधन होगा।
अगर बीजेपी गठबंधन को परास्त करना है तो कांग्रेस गठबंधन को लाना होगा, कांग्रेस गठबंधन को परास्त करना है तो बीजेपी गठबंधन को लाना होगा। बीजेपी गठबंधन ब्राह्मणों का, कांग्रेस गठबंधन ब्राह्मणों का। एक ब्राह्मण को हटाना है तो दूसरे ब्राह्मण को सर पर बिठाना होगा, दूसरे ब्राह्मण को उतारना है तो पहले ब्राह्मण को सर पर बिठाना होगा। यानी आइदर और, एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण सर पर बैठ जाएगा। यानी राजाराम जाएगा तो सीताराम आएगा, सीताराम जाएगा तो राजाराम आएगा। तो हमारे लोगों के लिए राजाराम सीताराम का भजन करने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। भजन करो भाई, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, सीताराम राजाराम। उल्टा करो, सीताराम राजाराम, राजाराम सीताराम, सीताराम राजाराम, राजाराम सीताराम। कुछ नहीं, एक तमाशा में शामिल होने के अलावा कोई है तो बताओ मुझे। चुनाव होगा, अगर आपको बीजेपी गठबंधन अच्छा नहीं, कांग्रेस को लाओ। कांग्रेस अच्छा नहीं, बीजेपी को लाओ। बीजेपी आती है तो एलपीजी लागू, कांग्रेस आती है तो एलपीजी लागू। कांग्रेस आ गई, उसने फाइनेंस मिनिस्टर बनाए चिदम्बरम को, वो चेन्नई गया, उसमें चेन्नई में चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने स्पीच किया और कहा, चिदम्बरम ने क्या कहा? कहा कि बीजेपी ने जो नीतियां लागू की थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस, जो उनको करना चाहिए था नहीं किया वो हम करेंगे। कैटेगोरिकली, यानी आपको जो और थोड़ा सा रगड़ना चाहिए था नहीं रगड़ा, वो हम रगड़ेंगे। उसके फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच है उसमें भी वो बातें उन्होंने कही है दूसरे तरीके से। यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम वो लागू कर रहे हैं। और मीरा कुमार जो जगजीवन राम की लड़की है, रामविलास पासवान है, सत्यनारायण जटिया है, ये जो हमारे नेता, आज के वर्तमान पीढ़ी के जो नेता लोग हैं, उनको उन्होंने काम पर लगा कर रखा है कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन मांगो 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 मांगो, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन मांगो। वो मांगने के काम में लगा दिया उन्होंने। विरोध करने का काम करने के काम में लगने की बजाय वो मांगने के काम में लगे हुए हैं। ये दावपेच हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आता। वो अपना एलपीजी का कार्यक्रम लागू कर रहे हैं और ये मांगने के काम में लगे हुए हैं। जब हमारे लोग मांगने का, एलपीजी में हमको दो, एलपीजी में हमको दो, भूखमरी में हमारे लोगों को पहुंचाओ मगर उसमें कुछ दो, उसमें कुछ दो, भूखमरी में पहुंचाओ मगर उसमें कुछ दो हमको, ऐसा कार्यक्रम है। तो ये जो हमारे नेता लोग जो है, ये हमारी ये सिचुएशन है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊं कि लोगों ने पासवान जी को संसद में भेजा, फिर वो मिनिस्टर बने, तो वो लोगों में आकर भाषण करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए। जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं चुप, जब पार्लियामेंट में जाते हैं चुप हो जाते हैं, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है चुप हो जाते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां चुप हो जाते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए वह बोलते हैं। तो हमारे लोगों को क्या लगता है? तो हमारे लोग ताली बजे, पासवान जी बोले बोला 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 बोला, हमारे लोग ताली बजाते। अब उनको समझ भी नहीं आता, अरे जहां बोलना चाहिए वहां बोलता नहीं है, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जहां डिसीजन मेकिंग है वहां वो चुप हो जाता है, जहां डिसीजन मेकिंग है वहां चुप हो जाता है। डिसीजन मेकिंग में अगर चुप हो जाता है तो तुम पार्ट एंड पार्सल हो, वो डिसीजन के हिस्सेदार हो। हमारे विरोध में निर्णय हो रहा है और चुप चुप बैठे हुए, इसका मतलब है कि तुम उस डिसीजन के पार्ट एंड पार्सल हो, हिस्सेदार हो। एक क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जो पूना पैक का सिस्टम हमारे देश में उन्होंने डेवलप किया, उसका जो प्रोडक्शन है, ये उससे ये हो रहा है। ये रूट काज हम लोगों को समझना होगा
इसलिए ये जो प्रोडक्शन पूना पैक से ये पैदा हुआ है, ये फसल पूना पैक से पैदा हुई, और पूना पैक जो है ये गांधी जी की फैक्ट्री है, ये गांधी जी की घटिया फैक्ट्री है। एक घटिया फैक्ट्री से बढ़िया उत्पादन कैसे होगा? ये फैक्ट्री घटिया है, माल तो घटिया पैदा होगा जब फैक्ट्री घटिया होगी। तो इस तरह से आज के तारीख में ये जो सिचुएशन हमारे देश में डेवलप हो गई है, परिस्थिति जो निर्माण हो गई है, उसमें बाइपोलर द्विदलीय शासन प्रणाली में क्या हुआ कि हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इससे एक भयानक परिणाम हुआ, हमको वोट का अधिकार तो है, वोट का अधिकार तो है, मगर हम लोगों को बीजेपी गठबंधन या कांग्रेस गठबंधन में से एक गठबंधन को चुनने के अलावा कोई विकल्प ना होने की वजह से वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो गया है मगर वो प्रभाव शून्य हो गया है। अगर वो प्रभाव शून्य हो गया है तो आज के तारीख में ये सबसे भयानक बात है। अब ऐसे सिचुएशन में आप लोग सोचते होंगे कि सारा मामला है निराशा का है, कुछ भी होने वाला नहीं है, तो फिर अधिवेशन काहे के लिए? ये आप लोग सोचते होंगे सारा कुछ होने वाला ही नहीं, ये सब ऐसा अगर है तो फिर ये अधिवेशन काहे के लिए है, ये आप लोग सोचते होंगे। इसीलिए बता रहा हूं ये सब इतना दुखी करने वाला जो मामला मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ये सब कुछ अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह से मामला पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी 2010 तक समय है, इस परिस्थिति को उल्टा करने की समय अभी है। और उसका विकल्प है कि अगर हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने में कामयाब होते हैं तो सारी परिस्थिति जो है हम लोग बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। एकमात्र विकल्प है, एकमात्र अल्टरनेटिव है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। इसलिए हमने निर्णय लिया कि 2006 दिसंबर तक 550 जिलों में 5000 तहसीलों में संगठन का जाल हो। तो आज 460 जिलों में पहुंच गया, 2000 तहसीलों में पहुंच गया। ये 2006 दिसंबर तक 550 जिलों में 5000 तहसीलों में पहुंच जाएगा। ये बामसेव का नेटवर्क पहुंच जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट, यूथ, लेडीज, ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी हमने इस साल निर्णय किया कि 2006 दिसंबर तक स्टूडेंट, यूथ और लेडीज फ्रंट जो है, ये जो संघर्ष करने वाला, एजुटेशन करने वाला फ्रंट जो है, 2000 दिसंबर तक ये रेडी हो जाएगा। और 2007 से लेकर 2009 तक हमारी कोशिश रहेगी कि ये आंदोलन जो है आगे बढ़े और ये मास आंदोलन में परिवर्तित हो जाए। 2009 तक योजना ये है कि 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज किया जाए। इसलिए यहां हमने क्राउड को नहीं बुलाया, यहां क्राउड के नेता पैदा करने का ये फैक्ट्री है। क्राउड तो जो लीडर होते हैं तो फिर वो उसके फॉलोअर होते हैं। वेयर देयर इज अ लीडर देयर इज अ फॉलोअर, वेयर देयर इज अ नो लीडर देयर इज अ नो फॉलोअर। जिसके अनुयायी नहीं होते हैं वो नेता नहीं होता। नेता वही होता है जिसके अनुयायी होते हैं। बेसिक फंडामेंटल जो है यहां हम लोग जो है ये रिप्रेजेंटेटिव्स ये तैयार कर रहे हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि वो समाज को ऑन बिहाफ ऑफ समाज के तरफ से वो यहाँ है। तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर रहे हैं। तो ये 2009 तक 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का और राष्ट्रव्यापी आंदोलन में परिवर्तित करने का एक कार्यक्रम है। तो ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन सिंपली अधिवेशन लेने का, साल में जैसे हमारे पहले लोग भोले शंकर की यात्रा को जाते थे तो उसी तरह से चलो भाई साल में साला शंकर की यात्रा, महादेव की यात्रा को चले जाए। ये यात्रा का मामला नहीं है। भोले शंकर की यात्रा को वो महाराष्ट्र में हमारे लोग जो है वो कंधे पर खारिया डाल करके फिर वो जाते थे और उनके रिश्तेदार ये मानकर उनकी तेरही करते थे कि अब ये गया, अब वापस आने वाला नहीं है।
पहले ही खाते थे। लोगों में रिवाज क्या है कि आदमी मरने के बाद 13 दिन का वो खाना खिलाते हैं, मगर वो महादेव की यात्रा ऐसी भयानक होती थी कि अब गया तो लोग गया, अब नहीं आने वाला, तो पहले जो उसकी तरह ही खाते थे। फिर वो उसको जाओ भाई अभी जा। ये कोई भोले शंकर की यात्रा नहीं है। ये एक अधिवेशन जो है ये टारगेट ओरिएंटेड, ये हमारे सामने कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा करने के लिए एक रणनीतिक प्लान मैनर में ये सारा काम चल रहा है। और एकमात्र हमारे महापुरुषों के आंदोलनों के द्वारा पैदा हुआ जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके माध्यम से हमने कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है कैडर बेस। अपने सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में मूल निवासियों में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कैडर बेस है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं मगर कैडर बेस नहीं है। एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे अपने मूल निवासियों में एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने का कार्यक्रम है। अधिवेशन लेना, ये अधिवेशन लेना उद्देश्य नहीं है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना उद्देश्य है। अब हमारा यकीन हो गया है, अब हमारा यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि सफलता और हमारे बीच में केवल समय है, बिल्कुल कुछ नहीं है। इतना हमारा यकीन है, इतना विश्वास है। इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि जो चीजें मैं आंख लगाकर देखता हूं, आप लोगों को अगर आंख खुली रखकर भी दिखाई नहीं देती तो फिर मुझे तो उदाहरण देकर के समझाना तो पड़ेगा ही। ये राजा बहू पुणे से है, ये दलित पैंथर में थे, काम करते थे। तो ये कांग्रेस का, बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का, उनका ब्राह्मणों का जब संगठन का कार्यक्रम चलता था तो उस कार्यक्रमों में जाकर गड़बड़ करते थे। उनके कार्यक्रमों में जाकर गड़बड़ करते थे, उनके कार्यक्रम होते थे, उनके कार्यक्रमों में जाकर गड़बड़ करते थे। अब क्या हो रहा है? अब मेरा कार्यक्रम सांगली मिरज में लगा, अब वो बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद के लोग मेरे कार्यक्रम में आते हैं और मेरे कार्यक्रम में आकर मेरे कार्यक्रम में गड़बड़ करते हैं। उल्टा हो गया, उल्टा। ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, सिचुएशन में देखो क्या बदल हो गया। हमारे लोग उनके कार्यक्रमों में जाकर गड़बड़ करते थे, अब वो हमारे कार्यक्रमों में आकर गड़बड़ करते हैं, रुकावट डालते हैं। हम उनको कहते भाई हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसके दायरे में रहकर हम अपना काम चलाएंगे, कानून हाथ में लेकर काम नहीं करेंगे, कानून के दायरे में रहकर अपना काम करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको। दोनों उदाहरण हमारे सामने है कि हमारे लोग उनके कार्यक्रमों में जाकर गड़बड़ करते थे, अब वो लोग हमारे कार्यक्रमों में आकर गड़बड़ करते हैं। इसका मतलब है उनको लग रहा है कि इनको रोकना होगा, अगर रोकेंगे नहीं तो ये मार्च ऑन, ये आगे बढ़ने का इनका जो कार्यक्रम है, इसको राजकोट में उन्होंने मेरे खिलाफ में कुछ और बहुत सारी बातें करने की कोशिश की। अखबारों में मेरे खिलाफ में 15 दिन तक कैंपेन चलाया, 15 दिन तक। मुझे भी लगा साला मैं महान हो गया, मैं साला इतना छोटा आदमी मैं कब से महान हो गया, साला मुझे ही मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ में साला 15 दिन तक कैंपेन चलाया जा रहा, तो मुझे ही मालूम नहीं कि मैं महान हो गया। तो 15 दिन तक वो कैंपेन चलाते रहे, वो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते रहे और हमने उस पर कमेंट तक नहीं किया, जस्ट इग्नोर कर दिया। तो राजकोट में कुछ लोगों ने मुझे पूछा कुछ करना चाहिए। हमारे मुस्लिम समाज के जो साथी हमारे लोग थे कि वो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा कहो तो फिर हम लोग करते हैं। अरे तो इसी की वजह से तो पिटाई होती है भाई, ये तरीके से काम नहीं होगा, ये तरीके से ही इसका इलाज किया जा सकता है। तो मैंने कहा मेरा तरीका है, मेरे साथ चलना तो मेरे तरीके से चलना होगा। मेरा तरीका क्या है?
मैंने उदाहरण बताया कि भाई जब हाथी चलता है तो बहुत लोगों ने देखा होगा, कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। हाथी चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। वो नजदीक जाते फिर पीछे आते, नजदीक जाते फिर पीछे आते। देखा हुआ है, सब चित्र देखा हुआ है। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। कभी आपने देखा कि हाथी पीछे मुड़कर देखता है? देखा? कभी सुना? पीछे भी नहीं देखता। हाथी का गुण होना जरूरी है। हाथी का गुण होना जरूरी है। कुत्ते भौंकते रहेंगे, जब इतना बड़ा हाथी होगा तो वाला किसी न किसी को एलर्जी, किसी न किसी को जलन, कुछ न कुछ तो जरूर होगा। ये होगा। इसलिए जिनको हमारे साथ काम करना है, मैंने कहा भाई ये उदाहरण ध्यान में रखो, पेशेंस रखो, धीरज रखो। बड़ा काम करना है तो धीरज रखो, पेशेंस रखो। जो लोग बड़ा काम करना चाहते हैं उनके लिए पेशेंस और धीरज रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज अ बीटर बट इट्स फ्रूट इज वेरी स्वीट। अंग्रेजी में एक कहावत है, अंग्रेजी तो मुझे बिल्कुल आती नहीं है, जो काम की बातें है उतनी मैं याद करता हूं, रट लगा लेता हूं। बहल साहब के साथ में रहते रहते थोड़ा सा उनके मुंह से सुनते सुनते याद कर लेता हूं। लालीवाला जी के साथ में रहते रहते भी थोड़ी अंग्रेजी हमारी सुधर रही है। तो इस तरह से ये जो आंदोलन है आज के तारीख में, ये उदाहरण के लिए मैंने आपको ये बताया कि ये सिचुएशन अब उल्टी दिशा में बह रही है और ये परिस्थिति आने वाले समय में बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका जो अंडर करंट्स है, जो अंत प्रवाह है, ये जानने और समझने वाले लोग ही इसको पकड़ सकते हैं। तो इसलिए साथियों, जो हमारा दुश्मन है बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा होशियार है और वो सामने आता नहीं है, वो हमारे लोगों को सामने हमारे से करता है। याद रखना कि अपनों से कभी लड़ना नहीं है। याद रखना कि अपनों से कभी लड़ना नहीं है। अगर आपका कोई भाई आपसे लड़ना चाहता हो, अगर आपका कोई भाई आपसे लड़ना चाहता हो और आप लड़ना नहीं चाहते हो तो लड़ाई नहीं हो सकती। तरीका बता रहा हूं। अगर लड़ाई आप करना नहीं चाहते हो, अगर दुश्मन से ही लड़ना चाहते हो और केवल दुश्मन से लड़ना चाहते हो तो तरीका बता रहा हूं, बहुत सीधा तरीका है कि अगर आप अपनों से लड़ना नहीं चाहते हो तो जो आपका भाई आपसे लड़ना चाहता है, तो लड़ाई के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो तो लड़ाई होती है। अगर दोनों में से एक आदमी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो लड़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती। तो एक जो भी उसमें अक्लमंद होगा, जो भी सयाना होगा, जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा, जिसके जीवन का, जिसके सामने कोई मकसद होगा, उद्देश्य होगा, अगर वो उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही काम करेगा तो वही केवल सफल हो सकता है। कोई भी सफल नहीं हो सकता, कोई सफल नहीं हो सकता, वही सफल हो सकता है। इसलिए हमें वो आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमने तरीका निकाला। तरीका हमने कहां से सीखा? बुद्धा ने एक धम्म पद में एक सूत्र बताया, उसको हमने प्रैक्टिकल में लागू किया। वो सूत्र क्या है? सूत्र है, वैर से वैर बढ़ता है, अवैर से अवैर बढ़ता है। बराबर है भोरीलाल जी? ये बातें केवल कहने की नहीं है, अमल करने की है। अगर आप वैर करते रहोगे तो वैर और बढ़ जाएगा। अवैर करो, अवैर निर्माण होगा आपस में, और पहले दौर में अवैर होगा, दूसरे दौर में भाईचारा होगा। तो ये करना होगा। इसलिए इसको हमने प्रैक्टिकली 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा हुआ जो समाज है मूल निवासी, उसको जोड़ने का जो कार्यक्रम हमने बनाया,
शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, कन्वर्टेड जो मूल निवासी है, जिसमें जैन है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये जो लोग हैं ये सब हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने भाई है। ये सभी हम लोगों को ये जोड़ने का एक कार्यक्रम है। और आने वाले समय में 6000 जाति के रिप्रेजेंटेटिव हम लोग खड़े करेंगे, तैयार करेंगे, उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, और हर वो निग्लेक्टेड फैक्टर जो भी हमारे समाज का है उसके अंदर से नेतृत्व का निर्माण किया जाएगा, और नेतृत्व का निर्माण करके समाज में उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके लिए वामसेव अपनी सारी ऊर्जा और सारी ताकत लगाएगी। हर वो 6000 जाति के टुकड़ों में बटा हुआ जो है वो सारा का सारा हमारा अपना है, वो सारा का सारा जो हमारा अपना है उसको मूल निवासी जो इसको हम लोग कहते हैं, जिसकी एक पहचान हम बना रहे हैं, ये जल्दी ही बनेगी। 5 दिन के अधिवेशनों में एक सब्जेक्ट भी वामसेव के रेफरेंस में ये रखा हुआ है, ये रणनीति की बातें हैं, ये आएगी सामने चर्चा में। तो इस तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने की दिशा में, और वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन रिप्रेजेंटेटिव करने की दिशा में, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। ताकि रिप्रेजेंटेटिव क्यों होगा? प्रत्येक को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय कोई किसी को देता नहीं है, हर एक को अपने अपने हिस्से का न्याय लेना पड़ता है। कोई किसी को न्याय देता नहीं है, प्रत्येक को अपने अपने हिस्से का न्याय लेना पड़ता है। लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग है अपने लोगों को, समाज को तैयार करेंगे। ये हमारा काम है, ये हमारा रोल है। इससे होगा, इससे बनेगा। फिर किसी के साथ में कोई अन्याय न्याय का जो मुद्दा है वो हो नहीं बनेगा। उसका अपना अपना ड्यू शेयर जो उसका हिस्सा है उसको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो लेगा। इसलिए ये ध्यान रखना, ये ख्याल रखना, क्या ख्याल रखना कि आंदोलन में हिस्सेदारी करोगे तो अधिकारों में हिस्सेदारी मिलेगी, और मुफ्त में कुछ मिलने वाला नहीं है। इस सोशल नेटवर्किंग के रेफरेंस में 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग अपने अपने हिस्से का न्याय लेना चाहते हैं उनको आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। जो आंदोलन में हिस्सा लेगा वो हक और अधिकार में हिस्सा पाएगा, उसको ही मिलेगा और किसी को भी मिलने वाला नहीं है। जो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा उसको हिस्सा मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई उसके घर में जाकर देने वाला नहीं है। अगर किसी को आईएएस बनना है और वो मैट्रिक पास हो गया तो आईएएस कहां से होगा? आईपीएस कहां से होगा? आईआरएस कहां से होगा? ग्रेजुएट होगा तब आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईआरएस होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होगा तो होगा। और ये सारी बात समझ पर निर्भर करती है, और ये समझ आंदोलन में निर्माण होती है। आंदोलन में हिस्सेदारी इसलिए जरूरी है। हम प्लान मैनर में काम करेंगे कि 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए, कॉन्शियसली प्लान बनाकर। 2 साल लेट हो जाएगा, 4 साल लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेट हमारे लिए समस्या नहीं है। इसलिए साथियों, ये जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन को हमारे सारे लोगों को इस लाइट में लेना होगा, इस संदर्भ में लेना होगा। 1 करोड़ रुपए खर्चे करने का मामला है। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि आप वेस्ट ऑफ मनी करते हो, तो लोगों को जवाब दो, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये इन्वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि अर्थशास्त्र में, लालीवाला जी यहां अर्थशास्त्री है, इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न मिलेगा। रिटर्न का सिद्धांत है, इन्वेस्ट करो तो रिटर्न मिलेगा। जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे उनको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। जो इन्वेस्ट करेंगे समाज में,
लौटकर इंडिविजुअल के पास आएगा। हमारे पुरखों ने, उस समय के समाज ने समाज में इन्वेस्ट किया, समाज में उस समय के लोगों ने इन्वेस्ट किया, समाज में इन्वेस्ट किया, आप लोगों को इंडिविजुअली लौटकर मिल गया। आप लोगों को मिला, जो इन्वेस्ट किया वो आप लोगों को मिला। बहुत सारे लोगों को यह सिद्धांत समझ में नहीं आता। समाज में इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्ट करने वालों के पास फिर लौट कर आ जाता है। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये सोच है, ये विचार है, ये आइडिया है, ये धारणा है जो हमें अपने समाज में पैदा करनी होगी। ये धारणा ही ये बहुत बड़ा क्रांति करेगी। विचार में परिवर्तन होगा तो ही आचरण में क्रांति होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में चौदार तालाब के सत्याग्रह के समय में कहा था, यही वो सूत्र है कि विचार में परिवर्तन करना होगा। इससे जन आंदोलन खड़ा होगा। ये जन आंदोलन से ही हमारा मूलभूत मसला, और मूलभूत मसला क्या है? मूलभूत मसला क्या है? मूलभूत मसला है हमारी गुलामी। मूलभूत समस्या क्या है? हमारी गुलामी। इसलिए लड़ाई क्या करनी होगी? आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, आजादी की जंग लड़नी होगी। ये आजादी की जंग लड़ने के लिए ये हमारे लोगों को हम तैयार करना चाहते, इसलिए अधिवेशन है। ये अधिवेशन जस्ट ये मनोरंजन का मामला नहीं है। मनोरंजन 9 बजे के 10:30 बजे के बाद जरूर होगा। इधर मनोरंजन भी होगा। ये स्टेज इसलिए लंबा चौड़ा हमने बनाया, होगा इधर मनोरंजन, क्योंकि 9 बजे से लेकर 9 बजे तक जो बौद्धिक होगा तो इधर थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेंशन हो सकता है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा मनोरंजन भी होगा, ताकि बहुत ज्यादा 5 दिन मतलब कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि पिछले साल बॉम्बे में एक आदमी पागल हो गया था। डॉक्टर काले है, साइकेट्रिक के एक्सपर्ट है, तो उनको हमने भेजा तब ताकि थोड़ा वो, क्योंकि इधर जो ये बौद्धिक होता है ये इससे वो उसको बहुत ज्यादा ये हो गया वो, तो इसलिए मनोरंजन थोड़ा इधर जरूरी है। मनोरंजन होगा, मगर ये अधिवेशन मनोरंजन के लिए नहीं है। तो इसलिए साथियों, ये आजादी की जंग है, और आजादी की जंग लड़ने के लिए हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं। और समाज को तैयार करने का तरीका है कि समाज के रिप्रेजेंटेटिव को तैयार किया जाए, समाज के प्रतिनिधियों को तैयार किया जाए। समाज के प्रतिनिधि तैयार होंगे तो समाज तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रख करके, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है तो सिंपली बताने के लिए नहीं है, ये वापस जाकर लौट कर अपने समाज में ये लोगों को बतानी है, लोगों को समझानी है, उस पर लोगों की राय बनानी है। राय जिनकी एक बनेगी उसका एक आंदोलन होगा, जिसकी एक राय नहीं बनेगी उसका एक आंदोलन नहीं हो सकता है। इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे और इन सारी बातों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उस पर अमल करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।